Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, this is Mohammad Furqan. Welcome back to the topic of business valuation. हमने बेसिकली कैश बेस्ड वैल्यूएशन का एरिया कवर किया था वैल्यू ऑफ इक्विटी पे, जिसमें हमने डीसीएफ और डीवीएम की चीजें पढ़ी थी. सर आज हमारा टॉपिक है इसी के अंदर वैल्यू ऑफ इक्विटी में दूसरा मॉड्यूल यूज करने जा रहे हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, जिसमें एसेट की बेसिस पे वैल्यूएशन को हम देखेंगे. सर मेथड्स, इसमें भी हमारे पास 2-3 मेथड्स अवेलेबल है. सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि बुक वैल्यू मेथड क्या चीज़ है. एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर बुक वैल्यू मेथड एक बुक वैल्यू मेथड है, दूसरा हमारे पास एनआरवी है लिक्विडेशन बेसिस मेथड है, और तीसरा मेथड हमारे पास है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड. लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. सबसे आसान वाले चलते हैं बुक वैल्यू पे. बुक वैल्यू मेथड क्या होता है सर? बुक वैल्यू का मतलब है कि इन रिलेशन टू इट्स नेट एसेट्स. बुक वैल्यू का जब भी नाम आएगा बुक वैल्यू मेथड का, तो बुक वैल्यू मेथड का मतलब ये है कि हमेशा बुक वैल्यू नेट एसेट्स की ली जाएगी. कंपनी की बैलेंस शीट पे एक जगह पर एसेट्स आ रहे होंगे, दूसरी जगह पर लायबिलिटीज आ रही होंगी. जब आप सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज एक कंपनी की माइनस कर देंगे तो जो पॉजिटिव नंबर आपके पास आएगा उसको हम कहेंगे नेट एसेट्स. ठीक है, तो यही इक्वेशन यहाँ पे भी है. नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज. ऑल लायबिलिटीज, करंट, नॉन करंट, एवरीथिंग. तो जो भी नेट एसेट्स होंगे आपके पास वो उसकी बुक वैल्यू हमेशा देखी जाएगी, उसकी बुक वैल्यू देखी जाएगी. कभी भी ग्रॉस एसेट की बुक वैल्यू नहीं देखी जाएगी, ग्रॉस लायबिलिटी की बुक वैल्यू नहीं देखी जाएगी. इन दोनों का नेट को किया जाएगा, इन दोनों के नेट का जो नंबर होगा उसकी हमेशा बुक वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा. कभी भी ग्रॉस एसेट या ग्रॉस लायबिलिटी की बुक वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाएगा. अच्छा, बुक वैल्यूज है डेफिनेटली, तो बुक वैल्यूज के अंदर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी होगा, सब चीज होगी, अमोर्टाइजेशन होगा. तो बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन. ठीक है, जो भी बुक्स में वैल्यू आ रही है आपने सिंपल बुक से इसको उठाना है और नेट कर देना है, और जो भी नंबर आएगा वो उसकी बुक वैल्यू है. तो सर अगर एक एसेट्स को मुझे सेल करना है, ठीक है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कर रहा हूँ, कंपनी के सारे एसेट्स मैंने उठाए, सारी लायबिलिटीज, नेट एसेट्स आ गए. अब नेट एसेट्स जो है वो डेप्रिसिएशन वाले भी हैं. तो बुक वैल्यू मेथड जो है, अगर बुक वैल्यू मेथड पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी चीजों को सेल करने जाता हूँ, तो बीइंग अ सेलर क्या मैं इस चीज पे ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगा, क्या मैं इस चीज से ज्यादा इंसेंटिवाइज रहूंगा कि एक जो बुक वैल्यूज है वो तो हिस्टोरिकल वैल्यूज है, 10 साल पुराना, 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी जो एसेट्स लिए थे तब की बुक वैल्यूज हैं, वो डेप्रिशिएट हो के मजीद कम हो गई हैं. ठीक है, और आज 10 साल बाद जब मैं बिजनेस को सेल कर रहा हूँ, बिजनेस की वैल्यूएशन करवा रहा हूँ, तो सेलर के लिए तो बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है कि जो अगर वो आज सारे एसेट्स ले जाए तो आज तो उसको इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट की वजह से बड़े महंगे मिलेंगे, लेकिन 15 साल की बुक वैल्यू को अगर वो देखते सेलर तो उसको वो तो देख के बड़ा अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव ऑफर हो जाएगी उसके लिए कि यार 15 साल पुरानी बुक वैल्यू, वो भी 15 साल की डेप्रिसिएशन के बाद मुझे मिल रही है, और उस पर मैं बिजनेस को ले लूँ आज, तो डेफिनेटली दिस इज द गुड ऑफर फॉर द बायर. लेकिन जो सेलर है क्या वो ये चाहेगा कि मैं आज की चीज को अपने पुराने 15 साल की बुक वैल्यू की बेसिस पे बेच दूं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि बुक वैल्यू है 15 साल पुरानी कॉस्ट है, उस 15 साल पुरानी कॉस्ट में 15 साल का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो वो कॉस्ट ऑलरेडी इतनी मिनिमल हो चुकी है, वो वैल्यू ऑलरेडी इतनी मिनिमल हो चुकी है, कोई भी सेलर जो है वो उस रेट पे चीजों को सेल नहीं करेगा. सेलर के लिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू गेन करे सेल करके, और बायर के लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देनी पड़े उस एसेट को एक्वायर करने के लिए. तो सर इट इज अ गुड फॉर द बायर के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली सेलर के लिए पॉसिबल नहीं कि वो बुक वैल्यू के बेसिस पे अपनी वैल्यूएशन करा के एसेट को सेल ऑफ करे. तो ये वैल्यूएशन क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये इट विल नॉट वर्क आउट एक्चुअली. तो अगर इसमें एग्जांपल दूं, एक कैमरा मैन है, ठीक है, उसके पास एक कैमरा है जो ऑलमोस्ट उसने लिया था 2 लाख रुपए का. ठीक है, उस कैमरे की लाइफ 5 साल डिटरमाइन की गई थी. तो टेक्निकली क्या हुआ सर, 2 लाख डिवाइड बाय 5 साल, 40,000 का डेप्रिसिएशन वो चार्ज कर रहा था उस कैमरे की कॉस्ट. ठीक है, अब हुआ क्या, 4 साल बाद उसको कैमरा बेचने की जरूरत पड़ गई. तो कैमरा क्या एसेट है, ठीक है, कैमरा एक एसेट है, उस एसेट की इसको करनी वैल्यूएशन. अब एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर वो क्या कर रहा है, वो उस एसेट की क्या कर रहा है, वैल्यूएशन कर रहा है. तो उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी है आज, 4 साल का डेप्रिसिएशन निकल गया 40,000 रुपए के हिसाब से. तो सर उसमें से उसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000. एक तो 2 लाख की कॉस्ट ली थी 5 साल पहले, उस पर 40,000 का डेप्रिसिएशन पर ईयर के हिसाब से 4 साल का लग गया 1,60,000 रुपए. वो नेट होके 2 लाख कितने बन गए, 40,000 रुपए. 40,000 इज द बुक वैल्यू ऑफ दैट कैमरा आफ्टर 4 years. तो जब ये सेलर इसको सेल करेगा, और सेलर को इतनी इंफॉर्मेशन है कि मार्केट में यही कैमरा इसी कंडीशन में 1,00,000 सवा लाख के 90,000 का मिल जाता है. ठीक है, तो क्या वो सेलर इस प्राइस पे, इस बुक वैल्यू बेसिस पे अग्री करेगा, क्या वो इस पे मोटिवेटेड रहेगा, क्या वो इसको सेल करने के लिए अग्री कर देगा कि मैं इसको 40,000 में सेल कर दूं, जबकि उसको पता है कि यही चीज इसकी वर्थ मार्केट पे कितनी है, मार्केट वाले कितनी वर्थ लगाते हैं इसकी, 90,000, 1,00,000, 1,10,000. डेफिनेटली नॉट.
कभी भी सेलर इतनी कम चीज पे इतनी कम प्राइस पे अपनी चीज को कभी भी नहीं बेचेगा। और बायर जो होगा, बायर डेफिनेटली अट्रैक्टिव रहेगा, 40,000 में ले ले, क्योंकि उसको पता है कि यार एक चीज 90,000 की मार्केट में 1,10,000 की है, तो अगर वही चीज मुझे 40 में मिल रही तो मैं तो आराम से घुमा दूंगा उसको लेकर। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सेलर के लिए। तो ये मेथड जो है ये वर्कआउट नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंगली क्या है इसके अंदर मसला ये है कि सेलर जो है ये एग्री कभी भी नहीं करेगा इस पॉइंट पे कि ये इसको सेल करे। सो बेसिकली कैमरा कॉस्ट जो थी वो 5 साल पहले 2 लाख रुपए थी, 4 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इसकी बुक वैल्यू लगेगी 40,000। अब डेफिनेटली सेलर जो है वो 40,000 में इसको सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में ये चीज 1,10,000 1,25,000 की बिकती है। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर सेलर टू वैल्यू दिस कैमरा ऑन अ बुक वैल्यू बेसिस। लेकिन बायर के लिए अगेन ये चीज अट्रैक्टिव है, लेकिन जब दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो ये मेथड ओवरऑल वर्कआउट नहीं करेगा। तो दिस इज गुड फॉर द बायर, सस्ती चीज मिल रही है बुक वैल्यू बेसिस पे, लेकिन नॉट गुड फॉर द सेलर। अंडरस्टेटेड वैल्यू आएगी ना इसकी वैल्यू अंडरस्टेटेड है, इसकी वैल्यू में इसकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, इसकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है मार्केट के हिसाब से, तभी मार्केट ने इसको ज्यादा वैल्यू किया हुआ है 90,000 लाख पे। लेकिन बुक वैल्यू बेसिस क्या है, अंडरस्टेटेड वैल्यू है, पुरानी वैल्यू है, डिप्रिशिएटेड वैल्यू है। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द सेलर के इसको पे वैल्यू किया जाए, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। दूसरे मेथड पे आते हैं सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मेथड क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड सिंपल टर्म्स में ये है कि अगर मैं किसी भी एसेट्स की वैल्यूएशन करूं, बिजनेस की वैल्यूएशन करूं, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के पीछे मेरी ये अजम्पशन है, मेरी ये सोच है कि ये बिजनेस बिल्कुल ब्रांड न्यू बिजनेस है, एज इफ ये बिजनेस बिल्कुल नया नया अभी खुला है, एज इफ ये बिजनेस बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ है। मतलब सर सारे एसेट्स मैंने न्यूली परचेज किए मार्केट से जाके, बिल्कुल ब्रांड न्यू परचेज किए। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि ये मार्केट में ये चीज नहीं कितने की मिल जाती है 0 मीटर। तो दिस इज द केस एज इफ द बिजनेस इज न्यूली सेटअप, ब्रांड न्यू, सारे एसेट्स में जाके न्यूली मार्केट्स खरीदूं तो वो कितनी वैल्यू के मिलेंगे? दिस इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस। तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? जब एक बंदा अपना 8-10 साल चलता हुआ बिजनेस किसी को सेल करेगा तो उसके एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? उसके एसेट्स की वैल्यू जब वो सेल करेगा तो डेफिनेटली वो बायर से ये डिमांड नहीं कर सकता कि आप मुझे इन एसेट्स की वही वैल्यू दो जो आज मार्केट में न्यूली ब्रांडेड एसेट्स की वैल्यू है, ठीक है। डेफिनेटली वो 10 साल पुराने एसेट्स है तो वो वैल्यू आपको गेज नहीं कर सकते, और बुक वैल्यू पे आप सेल नहीं करोगे। तो इसका मतलब सर आपको कहीं इन बिटवीन वैल्यू कोई ना कोई निगोशिएट करनी पड़ेगी, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वैल्यू भी ना हो, जो बुक वैल्यू भी ना हो, ठीक है। तो आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तो वैल्यू देगा नहीं सेलर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तो वैल्यू आपको, क्योंकि आपकी अगर आपको देने से बेहतर वो मार्केट से ना ले जाएगा, अगर उतने पैसे आपको देने 0 मीटर चीजें जाएगा। आपकी तो चीज 8 साल चली हुई, 8-10 साल चली हुई, इसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वैल्यू आप डिजर्व नहीं करते, ठीक है। एक तो ये मसला, प्लस बुक वैल्यू बेसिस जो सेलर होगा वो बेचेगा नहीं, वो अंडरस्टेटेड वैल्यू है, डेफिनेटली उस पर डिप्रिशिएटेड कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 8-10 साल पुरानी चीज है, तो उस पे वो बिके। तो आपको क्या, आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाली वैल्यू बना लें, आप अंडरस्टेटेड वैल्यू बना लें, यू हैव टू चूज इन बिटवीन, उस पे कोई निगोशिएट करना पड़ेगा आपको। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड जो है ना, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो बायर है वो इतना पैसा देगा नहीं, एक पुरानी चीज के नए पैसे क्यों दे वो, और जो सेलर है उसके लिए चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाँ, सेलर के लिए अट्रैक्टिव जरूर है कि यार मुझे 8-10 साल पुरानी चीज की बिल्कुल 0 मीटर मार्केट वैल्यू मिल जाए, उस पर मैं सेल कर दूं, उसके लिए अट्रैक्टिव ऑफर है। लेकिन डेफिनेटली जो बायर है वो इतने पैसा नहीं देगा उसको। तो ये प्रैक्टिकली अगेन दोनों पार्टीज के लिए एग्रीमेंट वाली बात रही है, तो ये भी प्रैक्टिकली मेथड पॉसिबल नहीं है। अगर वीडियो स्टूडियो का बिजनेस आपका है, उसमें आपके कैमरास लगे हुए हैं, लाइटिंग्स लगी हुई है, स्क्रीन है, लैपटॉप्स हैं, सब कुछ है, माइक्स वगैरह लगे हुए हैं, वो 10 साल पुराना बिजनेस है, सारे एसेट्स आपने 10 साल पहले लिए थे, उनकी कॉस्ट उसको डिफरेंट थी। आज वही बिजनेस सेटअप करने जाए, आप कैमरे की कॉस्ट ले लें, स्क्रीन की कॉस्ट ले लें, सब चीजों की अगर आप ब्रांड न्यू मार्केट से परचेस करते हो तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट कॉस्ट होगी, डिफरेंट अमाउंट होगी। अब वही अमाउंट आपको बायर उन एसेट्स की थोड़ी देगा जो आपने 10 साल पहले खरीदे, ठीक है। इट इज अट्रैक्टिव फॉर द सेलर कि मुझे 10 साल पुराने एसेट्स की वैल्यू वो मिल जाए जो आज मार्केट में नए एसेट्स की वैल्यू है। अट्रैक्टिव तो है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक बायर के लिए, क्योंकि वो नए एसेट्स की पैसे क्यों दे जब उसको इसके अगेंस्ट 10 साल पुराने यूज हुए एसेट्स मिल रहे हैं। तो सर दोनों पार्टीज के लिए वर्केबल सिचुएशन नहीं है ये, सेलर के लिए अच्छी चीज है, ठीक है, और बायर के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो अगेन इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, तो ये चीज भी नहीं हो सकती। सर फिर आपके पास क्या रहेगा, मेथड्स हमने दोनों पढ़ लिए लेकिन दोनों मेथड्स वर्केबल नहीं है, ना बुक वैल्यू वर्केबल है, ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्केबल है। सर तीसरा मेथड जो है वो एनआरवी बेसिस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, फेयर वैल्यू, लिक्विडेशन बेसिस वैल्यू, ये सारे इसके नाम है। सर बाय वर्ड कहता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उस एसेट्स के नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस एसेट्स को तोड़ मोड़ के बेच के मैं कितने पैसे रिकवर कर लूँ अल्टीमेटली।
तो ये सर दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। इसके बैक पे assumption ये है, इस मेथड के बैक पे assumption ये है कि बिजनेस को आज मैं बंद कर रहा हूँ, बिजनेस को आज मैं बेच रहा हूँ, बिजनेस को आज मैं सेल कर रहा हूँ, लिक्विडेट कर रहा हूँ, सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि ये मिनिमम प्राइस सेट करके दे देगा आपको कि इन एसेट्स की मिनिमम वैल्यू इतनी है। मिनिमम वैल्यू को मतलब अगर मैं इसको बिल्कुल जाके बेच के आ जाऊँ, खत्म कर दूँ उसकी, बिल्कुल इसको स्क्रैप कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, तो मिनिमम मुझे कितना रिकवर हो जाएंगे, ये वो वैल्यू डिटरमिन करके दे देगा आपको। ठीक है, इसका मतलब सर अगर आप अपने एसेट्स को उठा के सिंपली जाके सेल कर दो किसी ऐसे बंदे को जिसका उसको यूज भी नहीं पता, या वो आगे जाके उसको सेल कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो इसका मतलब ये कि इसकी सेकंड हैंड वैल्यू मार्केट, सेकंड हैंड वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, सेकंड हैंड वैल्यू बेसिस बेसिकली एनआरवी कर लें, फेयर वैल्यू बेसिस कर लें, लिक्विडेशन बेसिस वैल्यू के लिए, सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू कर लें। सर दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। क्यों वर्स्ट केस सिनेरियो है? क्योंकि आप इसमें मिनिमम पैसा रिकवर कर रहे हैं कि यार कम से कम अगर बेच भी दो इसको तो कितना पैसा मिल जाएंगे, अगर लिक्विडेशन में चली भी गई और एसेट बिक भी गया तो कम से कम कितने पैसे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये वर्स्ट केस वैल्यू आएगी। वर्स्ट केस वैल्यू का मतलब कम से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं एक्सपेक्ट किए जा रहे क्योंकि आप एसेट को बेच रहे हो, कंपनी बंद करो, बिजनेस बंद करो, तो फ्यूचर बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो और ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। यूजफुल मेथड क्यों है सर? किसी भी एसेट की उस टाइम की नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि इस एसेट की इस वक्त मिनिमम वैल्यू इतनी है, बुक मिनिमम वैल्यू इतनी है, ना वो बुक वैल्यू है ना वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, बट एक वैल्यू है जो इसकी इस वक्त रियलाइज करके इसी वक्त उसको इस कंडीशन में बेच के कितना पैसा मिल सकता है। तो वो वैल्यू उस एसेट की इसलिए यूजफुल है कि वो एटलीस्ट आपको ये बता रही है कि यार ये एसेट इस वक्त इतनी वर्थ रखता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस इज नॉट अ बुक वैल्यू, दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बस वो दोनों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे दोनों पार्टीज के लिए। ठीक है, लेकिन ये वाला इसलिए है कि ये आपको ये एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा, एक वैल्यू का एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा कि इसकी मिनिमम ये है। मैं अगर आपको बेचूं ना बेचूं, लेकिन मैं अगर किसी कबाड़ी को भी जाके बेच दूं ना तो ये मुझे इतने तो मिल ही जाएंगे इसके अंदर। तो इसका मतलब सर दिस इज द मिनिमम प्राइस सेटर। मिनिमम प्राइस सेट करके दे देगा ये मेथड आपको कि इन एसेट्स की मिनिमम प्राइस इतनी है। अब आप इसके ऊपर कितना निगोशिएट करते हो, कितना प्रीमियम चार्ज करते हो, कितने ज्यादा इस पर बेनिफिट्स दिखा दिखा के उसको आप मजीद इसकी वैल्यू को अपसाइड करते हो, वो एक सेकेंड थॉट है। लेकिन इस मेथड का मतलब ये कि ये मेथड आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है वैल्यू का। ठीक है, इसकी एग्जांपल से समझना है इसको। ठीक है, एक कंपनी है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, नेट एसेट्स, कंपनी एक्स की नेट एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है 100 बिलियन। ठीक है, बुक वैल्यू निकालिए, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। इन लिक्विडेशन अगर लिक्विडेशन नहीं भी लिखा हुआ, एनआर भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को हम बेचने की पोजीशन में देख रहे हैं, अगर हम सेल कर दें, लिक्विडेट कर दें, खत्म कर दें, तो इनकी वैल्यूज क्या निकलेगी। जब भी एनआरवी बेसिस का मेथड लिखा हुआ है, लिक्विडेशन का मेथड लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू बेसिस का मेथड लिखा हुआ है, तो यू हैव टू थिंक बिहाइंड द माइंड कि इसका मतलब ये है कि मेरी एजम्पशन ये कि मैं कंपनी को लिक्विडेट कर रहा हूँ, कंपनी को खत्म कर रहा हूँ, कंपनी के एसेट सारे निकाल के बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी मिनिमम प्राइस सेट करके देगा। इन लिक्विडेशन इट इज एक्सपेक्टेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट इज 20 मिलियन, बुक वैल्यू इज 15 मिलियन। सर जो हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, एक फैक्ट्री, एक कंपनी है, उसमें एक प्लांट है, उसकी फेयर वैल्यू 20 मिलियन है। मतलब फेयर वैल्यू का मतलब कि जो प्लांट इस कंडीशन में पड़ा हुआ है ना मेरे पास इस वक्त, बुक वैल्यू कुछ भी हो, बुक वैल्यू 15 मिलियन है, लेकिन ये प्लांट अगर मैं मार्केट में जाके बेचूँ ना तो उसमें 20 मिलियन मुझे मिल जाएंगे। इसका मतलब बुक वैल्यू अंडरस्टेटेड वैल्यू थी जो मैंने पहले आपको बताया था 15 मिलियन, और 5 मिलियन का इसमें मजीद एक गेन पड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त अगर इसी प्लांट को मैं जाके सेल ऑफ कर दूं तो आई विल गेट 20 मिलियन रादर देन 15 मिलियन। ठीक है, तो बुक वैल्यू मतलब 100 मिलियन में से 15 मिलियन इंक्लूडेड है प्लांट के। दूसरी चीज क्या है, रिसीवेबल्स, लोगों से जो पैसे कलेक्ट करने हैं आपने, अमाउंटिंग टू 4 मिलियन। 4 मिलियन का आपको रिसीवर है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आपको सिर्फ 3 मिलियन मिलेंगे। एक आधा कस्टमर है जो बैड डेट हो जाएगा, जो पैसा नहीं देगा, जो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो इस 4 मिलियन की वैल्यू क्या है, 100 मिलियन के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि इस 4 मिलियन की एक्चुअल फेयर वैल्यू कितनी है। एक्चुअल फेयर वैल्यू की अगर आज या सारे कस्टमर्स आके पैसे दे दें तो उसमें तो कुछ 2-3 कस्टमर्स ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे पाएंगे या डिफॉल्ट कर गए, तो वो 1 मिलियन तो मेरा रिसीव होगा ही नहीं, 4 में से सिर्फ 3 मिलियन रिसीव होंगे। तो सर इस 4 मिलियन की बुक वैल्यू की फेयर वैल्यू कितनी है, 3 मिलियन। तो इसका मतलब ये 4 मिलियन है, इंक्लूडेड है 100 मिलियन के अंदर, 100 मिलियन में शामिल है, लेकिन इसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू कितनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 3 मिलियन है। ठीक है, पेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2 मिलियन। पेबल्स जो आपके थे ऑलरेडी 100 मिलियन में नेट हुए थे, माइनस हुए थे, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज के अंदर, माइनस ऑल लायबिलिटी के अंदर ये पेबल शामिल था, लेकिन कुछ पेबल्स आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो वो पेबल आपने मजीद रिकॉर्ड किए। कुछ लोगों का पैसा आपको देना था, आपने रिकॉर्ड नहीं किए, तो वो 2 मिलियन आपने मजीद रिकॉर्ड। इसका मतलब वो पेबल्स की जो बुक वैल्यू थी वो 2 मिलियन से अंडरस्टेटेड थी, और आपने जब इसकी फेयर वैल्यूएशन निकलवाई
तो आपको पता चला कि 2 मिलियन मजीद मुझे पे करने हैं, मतलब लाइबिलिटीज मेरी अंडरस्टेटेड थी, मुझे 2 मिलियन के मजीद लोगों के पैसे देने हैं, तो इसकी ये फेयर वैल्यू आ गई 2 मिलियन से ज्यादा। अब इसकी वैल्यूएशन करते हैं इन नेट एसेट्स की बेस्ड ऑन द एनआरवी। कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी यूजिंग एनआरवी मेथड। अच्छा सवाल, अगर आपको पेपर के अंदर वैल्यूएशन का सवाल आता है, बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल, और सवाल जो है ना वो इतना स्पेसिफिक नहीं है किस मेथड को यूज किया जाए, कौन सा मेथड है, बुक वैल्यू मेथड है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है या एनआरवी मेथड है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यू विल ऑलवेज यूज द एनआरवी मेथड, ठीक है, लिक्विडेशन बेसिस मेथड। अगर कुछ लिखा हुआ है बुक वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसके ऊपर चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट इट इज अजम्पशन कि आप यही यूज करेंगे, एनआरवी मेथड यूज करेंगे अगर सवाल स्पेसिफिकली बता नहीं रहा कुछ भी। तो सर आइए इसको सॉल्व करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी दी हुई है 100। अब इसमें एडजस्टमेंट करते हैं हम जो हमें दी हुई है। सबसे पहले एडजस्टमेंट कह रहा है इसमें प्लांट शामिल है 15 मिलियन का, लेकिन वो 15 मिलियन का नहीं है, एक्चुअली वो 20 मिलियन का है। तो हमें क्या करना है, इस बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू बनाना है, टोटली इस नेट एसेट्स की बुक वैल्यू क्या बनाना है, फेयर वैल्यू बनाना है। तो हम इसकी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ ऐड इसके अंदर फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट, जो कितनी है सर 20 माइनस 15, 15 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मुझे 20 पे लाना है उस प्लांट को, तो मैं क्या करूंगा 15 ऑलरेडी 100 में इंक्लूडेड है, तो मैं क्या करूंगा उसमें से 5 ऐड कर दूंगा सिर्फ। तो ये 15 प्लस 5 हो गए 100 में क्या चला गया 20 चला गया। फिर इसके अलावा कह रहा है रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को क्या कह रहा है, रिसीवेबल्स कह रहा है 4 मिलियन के रिसीवेबल इंक्लूडेड है 100 मिलियन के अंदर। रिसीवेबल एसेट है 100 मिलियन में से 4 मिलियन इंक्लूडेड है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, इसकी एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, अगर सारे बंदे पैसा देने के लिए आ जाए तो कितने पैसे देंगे 3 मिलियन देंगे। इसका मतलब 100 में 4 इंक्लूडेड है और उसकी फेयर वैल्यू 3 है। तो इस 4 को 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 मिलियन का इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा। इसके अलावा जो है मेरे पास एक पेबल की एडजस्टमेंट है, लेस करूंगा इसमें से पेबल्स का अमाउंट। अब लाइबिलिटीज क्या थी इसके अंदर, लाइबिलिटीज पेबल के अमाउंट था इसके अंदर 100 मिलियन में शामिल था, ठीक है, कोई ना कोई और लाइबिलिटीज के नंबर में एक चीज माइनस हो रही थी, इसमें 100 मिलियन का, इसमें एक पेबल का अमाउंट शामिल था। लेकिन जब हम फेयर वैल्यू की वर्किंग हमने की सारी, तो हमें पता चला कि 2 मिलियन का पेबल हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो उस ऑल लाइबिलिटीज के अंदर एक पेबल का अमाउंट माइनस होना चाहिए था 2 मिलियन का, जो अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब लाइबिलिटीज क्या करती है, नेट एसेट्स को कम करती है। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी, 2 मिलियन से ज्यादा थी पहले मुझे पता नहीं था, तो मेरी नंबर आया था 100 मिलियन की बुक वैल्यू। अब जब 2 मिलियन से मेरी लाइबिलिटीज ज्यादा मुझे करनी है, फेयर वैल्यू पे लाना है उसको, तो सर मैं क्या करूंगा, इस 100 में से मजीद 2 मिलियन निकालूंगा पेबल्स के नाम पे, ताकि मेरी पेबल्स की एग्जैक्ट फेयर वैल्यू इसके अंदर आए और मेरे नेट एसेट्स सही फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। तो सर अब ये क्या हो गया, ये बुक वैल्यू क्या बन गया, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बन गया, विच इज राइट नाउ 102। 100 प्लस 5 105 और 105 में देंगे 102। ये क्या है, फेयर वैल्यू है, ये एनआरवी है, एनआरवी ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसके नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिए हुए होते, फॉर सपोज इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिए हुए होते 10 मिलियन, तो टोटल वैल्यू आपने क्या निकाल ली इस वक्त एसेट्स की 102 मिलियन। अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते मुझे पर शेयर प्राइस निकाल दी, तो मैं क्या करता, टोटल वैल्यू को डिवाइड करता इससे, तो मेरे पास 10.2 पर शेयर की प्राइस आ जाती, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती, ठीक है। अब ये जो एसेट आई है ना, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आई, और ये पर शेयर की वैल्यू दी हुई है 10.2, और ये जो वैल्यू आई हुई है 102। तो ये क्या है सर, इसके पीछे एसेट्स की बैकिंग है ना, एसेट्स की बैकिंग है। एसेट्स कौन कौन से, प्लांट है, बुक वैल्यूज है, और डिफरेंट चीजें और भी होंगी इसके अंदर। तो ये वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसेट बैकिंग, कि इसके बैक पे कितना एसेट्स है, जो 102 ये वैल्यू आ रही है टोटल नेट एसेट्स। आई होप ये फेयर वैल्यू, एनआरवी और जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू की एडजस्टमेंट है आपको समझ आई होगी कि आपको किस तरह बुक वैल्यू छोड़ के उसको एनआरवी बेसिस पे लाना है। और एनआरवी बेसिस क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस सेट कर रही है, आपकी मिनिमम प्राइस सेट कर रही है कि इतनी तो मिनिमम उसकी मिल ही जाएगी। अब आप आगे इसको निगोशिएट करो कि कितने में इसको सेल करना है। तो वही चीजें इसकी यूजफुलनेस, मतलब उसके एडवांटेजेस वगैरह है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो मिनिमम प्राइस पहला पॉइंट है कि इट गिव्स यू द मिनिमम प्राइस, इट गिव्स यू द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेगोशिएशन विद द बायर। मिनिमम प्राइस दे रहा है, इट सेट्स अ मिनिमम प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की बेस पे एक मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करके दे रहा है, ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट बना के दे रहा है। इसमें क्या होता है, फिजिकल एसेट्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नेगोशिएशन, कि आप सामने वाले बंदे से ये स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नेगोशिएशन लोगे कि ये तो मिनिमम प्राइस है। अब अगर एक सेलर आपके पास, बायर आपके पास आता है, वो आपकी सारी फेयर वैल्यूएशन कराता है एसेट्स की, वो आपके बिजनेस को एक्वायर करना चाह रहा है, तो उसने सारी फेयर वैल्यू कराई ऑन द बेसिस के कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो सबकी वैल्यूज निकाल ली कि इस एसेट की अभी इस वक्त वैल्यू कितनी है, इसकी इस वक्त वैल्यू कितनी है, इसकी इस वक्त वैल्यू कितनी है।
तो उस बेसिस पे उसने एक वैल्यू आपको बता दी, ठीक है। लेकिन अब आप एज अ सेलर उसको ये बोलोगे ना, भाई ये बिजनेस है पूरा, इसमें मेरी ब्रांड है, रेपुटेशन है, आपने जो मुझे वैल्यू निकाल के दी है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन, आप तो ये अज्यूम कर रहे हो कि कंपनी बंद हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इस एनआरबी बेसिस की बैक पे असम्पशन किया है कि कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है। तो ये जो प्राइस आपने मुझे निकाल के दी ना, ये बेशक आई एग्री कि इसकी ये मिनिमम प्राइसिंग है, ये प्राइसेस तो मुझे फौरन मिल जाएगी, लेकिन मैं ये प्राइस आपको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हमारी मिनिमम प्राइस है, ये तो हमारी फिजिकल एसेट्स की मिनिमम प्राइस है। मैं तो आपको बिजनेस दे रहा हूँ पूरा, उसमें ब्रांड है, रेपुटेशन है, गुडविल है, कस्टमर का बेस है, काफी टाइम से हम चला रहे हैं इसको, एक फ्यूचर के बेनिफिट छुपे हुए हैं, रेपुटेशन है। तो ये तो मिनिमम प्राइस है, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्कशन का, इससे कम पे तो मैं सेल ही नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पे भी सेल नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मेरा चलता हुआ बिजनेस है। और आप जिस तरह वैल्यू कर रहे हो, आप तो इस तरह वैल्यू करो जिस तरह के मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, ये तो मेरी मिनिमम प्राइस है, तो ये तो मेरी मिनिमम प्राइस है, इस पे तो मैं नहीं करूंगा कभी भी सेल आपको। तो एनआरबी बेसिस आपको क्या बता रही है, एनआरबी बेसिस आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट देती है फॉर द नेगोशिएशन पर्पस विद द बायर, कि आपको इस प्राइस से कम पे नहीं बेचना, ठीक है। दूसरा ये मेथड कहाँ यूजफुल होता है सर, एनआरबी बेसिस मेथड, जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वॉल्व है, जो कंपनीज बेसिकली क्या कर रही है कि प्रॉपर्टीज ले रही है, फिर उसको होल्ड कर रही है, फिर उसको सेल कर रही है, तो उनके लिए बड़ा एक फिजिकल, क्योंकि वो फिजिकल एसेट्स होते हैं, फिजिकल एसेट्स की वैल्यूएशन वगैरह इजीली हो जाती है इनकी, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मेथड है कि एनआरबी बेसिस पे, फेयर वैल्यू बेसिस पे वो इस मेथड को यूज करके अपनी चीजों को डील कर सकते हैं। तीसरा इसमें चीज है कि एसेट स्ट्रिपिंग, इसी चीज से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है एसेट स्ट्रिपिंग। सर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। कबाब चीज सबने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर वो इनोवेट कर रहा है। सर कबाब जिसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, फास्ट फूड की चेन में भी है काफी वो, ठीक है। अब उसका जो फास्ट फूड का चेन का आउटलेट था, वो एक कोस्टल लाइन पे, ठीक है, एक कंट्री की कोस्टल लाइन पे, एक सीव्यू समंदर की जो है वो कोस्टल लाइन है, उस पे उसका एक आउटलेट है। अब वो जो जगह है ना, वो काफी, मतलब उस पर मसला ये है कि उस पर बहुत सारे फ्लड्स आते रहते हैं, काफी मतलब बहुत फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते रहते हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, फ्लड्स भी आते हैं, चीजें खराब भी होती हैं, तूफान का खतरा होता है, ठीक है, स्टॉर्म्स वगैरह का बड़ा इसमें रहता है। तो वो उसमें मसला ये कि वहाँ जो जो बिजनेस होते हैं उस कोस्टल लाइन पे, उस समंदर की कोस्ट लाइन पे जितने भी बिजनेस वगैरह है, तो वो बड़े अफेक्ट होते हैं फ्लड से, उन स्टॉर्म से डेफिनेटली चीज़ें खराब होती हैं, और जल्दी जो है ना वो फ्लड्स की वजह से चीज़ें खाली करनी पड़ती है, इवैक्यूएट करना पड़ता है, तो एसेट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, एसेट्स बहुत जल्दी, जो बिजनेस जो बड़ा सफ़र करता है उसमें। अब मसला ये है कि एक आपकी कबाबजीज की आउटलेट थी कोस्टल लाइन पे, जहाँ बहुत सारे फ्लड्स आने का चांस है, बहुत सारे फ्लड्स आते रहते हैं, वो उस आउटलेट को सेल करना चाह रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने बायर को बुलाया, बायर ने सब कुछ विजिट किया, चेक किया कि ये एसेट्स हैं, ये मशीन्स हैं, ये जो है ना प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, इससे फिर ये चिकन प्रोड्यूस होती है, फिर से फ्राइज बनते हैं, इससे ये कुकर्स हैं, बहुत सारी मशीन्स में पड़ी हुई, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, उसने ओवरऑल उस आउटलेट की जो मार्केट वैल्यू थी ना, नॉर्मली बंदा लगाता जिस पे बेचता, उसने ये नहीं किया, उसने ये कर लिया कि उसने उसकी प्राइस बहुत ही कम बता दी, लिक्विडेशन बेसिस पे प्राइस बता दी कि अगर इस जो मशीन है, फूड प्रोसेसिंग मशीन, इसको बेचने जाऊँ तो कितने मिलेंगे, इस लाइट को बेचने जाऊँ तो कितने मिलेंगे, ये फर्नीचर अगर मैं सेल कर दूँ मार्केट में तो कितने मिलेंगे, ये एसी अगर मैं सेल कर दूँ तो कितने मिलेंगे। तो उसने सारी चीज़ों को लिक्विडेशन बेसिस पे बायर ने वैल्यू करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो सेलर था, जो कबाबजीज का ओनर था, तो उसने क्या किया, उसने बोला भाई रुको एक सेकंड रुको, ठीक है ना, मेरा एक आउटलेट नहीं, मेरे 500 और आउटलेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना। तो मैं तो एक ब्रांड हूँ, मैं तो एक गुडविल हूँ, आप तो मेरे एसेट्स को इस तरह वैल्यू करो जिससे मेरा कंपनी ही बंद हो रही है, मेरा काम ही बंद हो रहा है, ठीक है ना। आप तो मेरे एसेट्स को इस तरह वैल्यू कर रहे हो जिससे मेरा बिजनेस बिल्कुल टोटली वाइंड अप हो रहा है। लेकिन जो सेलर था, सेलर ने कहा कि भाई आप जिस जगह पे खड़े हुए हो ना, आपने जिस जगह आउटलेट खोला हुआ है, वो एक बहुत ही फ्लडी एरिया है, या हर 2 महीने बाद स्टॉर्म का खतरा होता है, फ्लड का खतरा होता है, चोरियां हो रही हैं, लोग आते ही नहीं है, तो ये तो इतनी वर्स्ट लोकेशन है कि यहाँ पे आपके एसेट्स की तुम यही प्राइस लगा सकता हूँ, मैं आपको वो थोड़ी प्राइस देता हूँ जो आप बिल्कुल बेस्ट लोकेशन में लेके बैठे हो। तो इस लोकेशन की वजह से अब क्या हो रहा है, इसके एसेट्स की प्राइसेस कम हो रही है, लोग आके कम पैसे लगा रहे हैं, लिक्विडेशन बेसिस की वैल्यू बना रहे हैं। तो सर इसने क्या किया, उसने छोड़ दिया, इसने बोला ठीक है मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दो, मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है। उसने छोड़ दिया, फिर थोड़े टाइम बाद उसको एक एफएम का बंदा मिल गया जिसका एफएम का पेपर क्लियर था, तो उसने डिस्कस किया कि भाई ये तो मेरा आउटलेट जो है सारे एसेट्स जो उस तरह बेचा जा रहा है जैसे लिक्विडेशन बेसिस से कंपनी बंद हो रही है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे लोग उसको कोट कर रहे हैं। तो उसने कहा आप एसेट स्ट्रिपिंग कर लें। उसने कहा एसेट स्ट्रिपिंग क्या होती है,
तो उसने कहा एसेट स्ट्रिपिंग ये होती है कि आप एज अ आउटलेट को एज अ होल बेचने की बजाय इसकी अलग अलग एसेट्स को निकालें और अलग अलग एसेट्स को अलग अलग मार्केट में सेल करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको एसेट्स की पूरी पूरी वैल्यू भी मिल जाएगी अपनी, और एज अ होल आउटलेट जिसकी वजह से आपकी वैल्यू डाउन हो रही है, वो क्यों डाउन हो रही है कि आप किसी वर्स्ट लोकेशन पे बैठे हुए हो जिसमें बहुत सारा रिस्क है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वैल्यू आपकी डाउन कर रहा है। तो आप एक काम करें, अपने डिफरेंट एसेट्स को निकाल के दूसरी कंपनीज को देते हैं जो ये चीजें यूज करती हो, जो इसकी सही तरह वैल्यूएशन करें इसकी। तो आपको समझ आ गया कि एसेट को स्ट्रिपिंग भी करना है। तो इससे क्या होगा, आपके एज अ होल आउटलेट उस जगह की वजह से जो वैल्यू गिर रही है, उस जगह की वजह से वैल्यू कम मिल रही है, तो आप जब इंडिविजुअल एसेट सेल करेंगे तो आपको एक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी कंबाइंड लेवल पे, बजाय इसके कि आप ये आउटलेट पूरा इस लोकेशन में सेल करेंगे तो कोई भी आपको इतना पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एसेट्स निकाल के लोगों को सेल कर देंगे, रेलेवेंट लोगों को, तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे कंबाइंड लेवल पे। तो फिर आपको समझ आया कि हाँ ये तो अच्छी बात है। हमने क्या करना है इफेक्टिवली, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमने एसेट स्ट्रिपिंग करनी है, एसेट्स को स्ट्रिप कर देना, कंबाइंड कंपनी को पूरा नहीं बेचना, डिफरेंट चीजें निकाल के डिफरेंट लोगों को बेचना जो उसकी सही तरह वैल्यूएशन कर सके, ताकि ये वाला फैक्टर खत्म हो जाए कि वर्स्ट लोकेशन वाला फैक्टर खत्म हो जाए कि लोग आके इस फैक्टर की वजह से वैल्यू को डाउन कर रहे हैं बिजनेस की। तो सर वैल्यू क्या हुआ। अब दूसरी एग्जांपल ये कि अगर आपकी फैक्ट्री इस तरह के इलाके में कोई वर्स्ट लोकेशन वगैरह पे कि जहाँ चोरी के बड़े खतरात हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, चीजें चल नहीं सकती सही तरह, तो वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी जब बायर आएगा तो डेफिनेटली वो सब चीजों को कंसिडर करेगा, फैक्टरिंग करेगा, तो उसकी वैल्यू को डाउन कर देगा। तो बजाय इसके आप उसको एज अ होल फैक्ट्री बेचने के, आप उसकी सारी बड़ी बड़ी मशीन निकाल के आप किसी दूसरे फैक्ट्री ओनर को बेच सकते हैं जो उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करे, और फिर आपको कंबाइंड लेवल पे एक अच्छा अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो ये इसकी जो एग्जाम्पल्स थी, आई होप एसेट स्ट्रिपिंग कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि एसेट को स्ट्रिपिंग करने की कब नीड पड़ती है, जब आपके एसेट्स ओवरऑल एज अ कंपनी होल आप वो वैल्यू फैच नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस बी अंडर कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। तो आप उसको क्या करते हो, उस कंपनी के एसेट्स को आप स्ट्रिप करके इंडिविजुअली सेल करते हो ताकि आपको टोटल लेवल पे अच्छी वैल्यू मिले। तो इसका प्रोसेस ऑफ सेलिंग द इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ द कंपनी रादर देन द एंटायर कंपनी व्हिच मे बी मोर वैल्यूएबल देन द कंपनी एज अ होल। ठीक है, इंडिविजुअल निकाल के चीजों को बेच दो रादर देन होल कंपनी बेचो उस लोकेशन पे, तो क्या होगा, आपके साथ मसले यही रहेंगे कि वो हर बंदा आपको आके यही चीज कोट करेगा कि यार यार रिस्क है, ये रिस्क है, वो रिस्क है, तो वैल्यू डाउन करेगा। आप इसको इंडिविजुअल एसेट निकाल के रेलेवेंट लोगों को बेच दोगे तो वो रिस्क खत्म हो जाएगा और एसेट की एक कंप्लीट वैल्यू आप फैच करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट स्ट्रिपिंग। अब सर इसमें जो सबसे बड़ा ये जो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके अंदर क्या है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन जो है इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जो वैल्यूएशन की स्टार्टिंग पॉइंट करता है ना, चाहे वो बुक वैल्यू बेसिस हो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो, या फिर वो एनआरबी बेसिस हो, वो बैलेंस शीट वैल्यू की बेसिस पे चला रहा है आपको। ठीक है ना, तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज इग्नोर्ड है, एक तो फ्यूचर कैश फ्लोज इग्नोर्ड है, कंपनी की अर्निंग्स इग्नोर्ड है, कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी कितने कैश फ्लोज अर्न कर रही है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें उसने हटा दी उसमें इस मेथड के अंदर। इस मेथड ने बोला जो बुक में वैल्यू आ रही है और जो मार्केट में वैल्यू आ रही है, या मिनिमम कितने प्राइस में बिकेगा, या मार्केट में कितने का मिल रहा है, सेकंड हैंड मार्केट में कितने का मिल रहा है, उसने सिर्फ वैल्यूएशन उसी बेस पे रखी, जो वैल्यूएशन बेसिस है। उसने अर्निंग्स को इग्नोर कर दिया, उसने कैश फ्लो को इग्नोर कर दिया। तो डेफिनेटली हमने तो पढ़ा था उस जूस सेलर मशीन के एग्जांपल के अंदर कि इस चीज की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है कि इसमें फ्यूचर का बेनिफिट कितना छुपा हुआ है। तो सर इसने तो फ्यूचर अर्निंग्स को इग्नोर कर दिया, फ्यूचर कैश फ्लो को इग्नोर कर दिया। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका इस मेथड का हुआ, तो कि अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी आर इंपॉर्टेंट रादर देन इट्स बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट वैल्यू तो एक बैलेंस शीट वैल्यू है ना, चाहे वो बुक वैल्यू हो कुछ भी हो, लेकिन इसकी फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर पोटेंशियल को इग्नोर कर दिया जाए तो इस मेथड के अंदर ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। प्लस द मेथड इग्नोर्स नॉन बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है ना, ये मेथड नॉन बैलेंस शीट आइटम को इग्नोर कर देता है। मतलब सर अगर आपने एक आउटलेट बेचा तो आउटलेट तो बैलेंस शीट वैल्यू पे ले रहा है या एनआरबी वैल्यू पे वो चीजों को वैल्यू कर रहा है बंदा, लेकिन उस आउटलेट की ब्रांड, उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल, उसका कस्टमर बेस, उसके इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, उसकी जो चीजें चल रही हैं, 10 साल से वो मेहनत की हुई है, उसने इतनी गुडविल बनाई हुई है, तो उन सब के पैसे भी तो ऐड होने चाहिए ना उस वैल्यूएशन के अंदर। ये मेथड उन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। डेफिनेटली फिजिकल एसेट्स की बैकिंग पे बिजनेस की वैल्यूएशन नहीं होती, उस पर इसकी ब्रांड होती है, इसकी गुडविल होती है, उन सब चीजों के पैसे चार्ज किए जाते हैं, तब जाके बिजनेस की कंप्लीट वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। तो ये मेथड उन सब चीजों को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इंटेंजिबल्स की, रेपुटेशन की, गुडविल की, कस्टमर बेस की, जो इंटेंजिबल हैं जो आपकी बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहे होते, बट ये सब चीज एसेट्स भी आपके होते हैं। तो आई होप आपको एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की सारी चीजें क्लियरली समझ आई होंगी। इस पे जो मेन मेथड था वो एनआरबी मेथड ही था, बाकी मेथड आपको सिर्फ अपनी कवरेज पर्पस के लिए कवर करना है। एंड यू शुड नो द मेथड कि अगर उसमें सवाल अगर आ जाए तो आपको कैसे कवर करना है, और अगर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ किस मेथड से सॉल्व करना है आपको, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर द एनआरबी बेसिस मेथड। सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।